श्रोताओं, आज हम स्वास्थ्य वार्ता के नए अंक में आपका स्वागत करते हैं और हम आपको एक मेडिसिन के एक नए पहलू पर आपका परिचय कराएंगे। न्यूक्लियर मेडिसिन। आपने बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों में कभी आप गए हो तो वहाँ पर देखा होगा कि न्यूक्लियर मेडिसिन, आपका ध्यान उस पर जाता होगा। तो न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है, ये किस तरह हमें क्योर करती है, इसके विभिन्न आयाम क्या है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ आर्या जी, जो प्रोफेसर हैं न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग SGPGI लखनऊ में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियर मेडिसिन पर आज का हमारा कार्यक्रम है, तो सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि न्यूक्लियर मेडिसिन है क्या। असल में न्यूक्लियर मेडिसिन की इजाद डॉक्टर डी हेवसे ने करी थी। अच्छा। और पहली बार 1922 में उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंजेक्ट करके प्लांट में फ्लो देखा था रेडियो एक्टिव लेड से, तो उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन कहते हैं। और उसके बाद 1940s में उन्होंने 30-40 उनको नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में। और उन्होंने फिर रैबिट में इंजेक्ट करके पूरा फ्लो देखा था रेडियो एक्टिव मटीरियल का। और उन्होंने हाफनियम नाम के एक आइसोटोप की भी डिस्कवरी करी थी। पीरियोडिक टेबल में है वो। फिर फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया ह्यूमंस में 1940s के दशक में। उसमें ल्यूकीमिया को ट्रीट किया गया था रेडियो एक्टिव फॉस्फेट P32 यूज करके। फिर आयोडीन 131 का यूज हुआ, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 का यूज हुआ फ्रॉम 1945 थायराइड कैंसर पेशेंट्स में। तो ये स्टार्टिंग थी इसकी। तो इसमें बेसिकली हम लोग कहते हैं पीसफुल यूज ऑफ आइसोटोप्स। एक तो होता है डिस्ट्रक्शन के लिए, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी का बिजली बनाने में जी। तो हम लोग इसको बेनिफिशियल यूज ऑफ आइसोटोप फॉर ह्यूमन बीइंग्स, और रिसर्च भी होती है एनिमल्स पे, प्लांट्स पे। तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन है बेसिकली। डॉक्टर साहब, रेडियो एक्टिविटी को लेकर लोगों में बड़ी भ्रांतियां रहती हैं कि यह हमेशा बहुत नुकसान कर सकता है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में आप किस तरह इंश्योर करते हैं कि ये बहुत सेफ हो, और कितना अमाउंट और कैसे उसको हमारा एक्चुअली इंटरनेशनल एजेंसी IAEA वियना में जी। और हर कंट्री में एक नोडल सेंटर्स होते हैं जो कि पूरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो सील्ड सोर्स है, अनसील्ड सोर्स है, कैसे यूज होना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है, अगर कभी स्पिलेज हो कैसे उसका पूरा गाइडलाइन है। बिल्कुल अर्ली 1940 से। तो हमारा जो इंडिया के है वो है भाभा एटॉमिक रिएक्टर से, BRC, जो कि नोडल सेंटर IAEA का। अच्छा। तो उसकी जो गाइडलाइन के हिसाब से चाहे सील्ड सोर्स हो गया रेडियोलॉजी में और रेडियोथेरेपी में, जिसमें कि रेडिएशन अब देते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपका एक्सरे करते हैं। हम अनसील्ड सोर्स यूज करते हैं। अच्छा। मतलब कि आइसोटोप लेके हम इंजेक्ट करते हैं। अच्छा। इंजेक्शन के माध्यम से करते हैं, और कुछ ओरली देते हैं। अच्छा। जैसे कि आयोडीन 131 हम थायराइड कैंसर में ट्रीट करते हैं, घेगा रोग होता है ग्वाटर में यूज करते हैं, नोड्यूल होता है उसमें यूज करते हैं, ओरली देते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिजीज एंड जो भी गाइडलाइन उसके हिसाब से। अच्छा। और पूरा वेल सेट गाइडलाइन होता है हमारा। फिर हमें इनफैक्ट न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग खोलने के लिए परमिशन लेनी होती है एटॉमिक रेगुलेटरी बोर्ड से। फिर वो सर्वे करके बताते हैं कहाँ क्या खुलेगा। और हमारी सेप्टिक टैंक अलग होती है जो पेशेंट वार्ड की है। अच्छा। ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल उसमें। अच्छा। तो हमारा पूरा बहुत सेफ सिक्योर है, ऐसा नहीं है। और हम लोग पूरा गाइडलाइन फॉलो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने सेंटर इस तरह के होंगे? एक तो PGI है, अब सरकारी कम है लेकिन प्राइवेट ज्यादा है। अच्छा, वहाँ भी मुझे लगता है कि इंडिया में करीब मेरे हिसाब से 400 सेंटर्स तो हैं कम से कम, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के। अब लखनऊ में हमारे 9 प्राइवेट है, 3 गवर्नमेंट है। अच्छा। तो फैल रहा है धीरे धीरे न्यूक्लियर मेडिसिन, लोगों को जानकारी हो रही है। तो डॉक्टर साहब, इसका एक तो ट्रीटमेंट भी है और डायग्नोसिस जी। तो हमारे पास डायग्नोस्टिक्स की बहुत और भी टेक्निकें हैं। रॉन्जन के जमाने से एक्सरे उन्होंने विकसित किया, फिर CT स्कैन, बाकी चीजें। अब तो पेट है और बाकी चीजें। ये किस तरह डिफरेंट है और किस तरह ये ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन दे सकती है? देखिए, एनाटॉमिकल इमेजिंग के लिए रेडियोलॉजी है। अच्छा, एक्सरे वाला हो गया, MRI, एक्सरे। हम करते हैं फंक्शनल इमेजिंग। अच्छा। फंक्शनल जो मतलब कि हमने आइसोटोप, और हम गामा कैमरा यूज करते हैं या फिर पेट स्कैनर। अच्छा। तो गामा कैमरा में क्या है कि हम टेक्नीशियम लेबल्ड एजेंट्स को इंजेक्ट करते हैं। वो हमारा सब BRC भाभा से आता है, ट्रॉम्बे से आता है। अच्छा। और किट होती है भाभा रेडियो एक्टिव आइसोटोप ब्रिट करके, भाभा रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजी किट्स आती हैं। जो कि हम उसमें आइसोटोप टेक्नीशियम को उसमें डाल के उसे डोसेज बनाते हैं। अच्छा। टेक्नीशियम 99 टेक्नीशियम मेटास्टेबल एजेंट है, 6 घंटे हाफ लाइफ है। 140 kV गामा एमिशन है। अच्छा। उसको हम लोग जब टैग कर देते हैं डिफरेंट किट से, जैसे DTPA स्कैन रीनल से कर दिया,
MDP बोन स्कैन से किट से कर दिया, 99 टेक्नीशियन लेवल MDP किट होती है अलग अलग। अच्छा। तो उसके बाद हम सल्फर क्लोराइड लिवर स्कैन के लिए, ब्रेन के लिए ECD, तो हम टैग कर देते हैं। उसके बाद हम गामा कैमरे इंजेक्ट करके IV इंजेक्शन देते हैं एज पर द डोसेज, बॉडी वेट के हिसाब से उसके साथ इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम इमेज करते हैं उसकी। तो इसमें आप फंक्शन देखते हैं बेसिकली। जैसे आपको ने जैसे एक्सरे किया या IVP किया, गुर्दे की बात कर रहा हूँ, अच्छा, तो उसमें आपको एनाटॉमिकल डिफेक्ट बता देगा, अल्ट्रासाउंड बता देगा। लेकिन हम बताते हैं, किडनी की बात कर रहा हूँ, तो कैसा ब्लड फ्लो है और उसमें फंक्शन कितनी, साइज फंक्शनिंग कितनी है, तो ये स्क्रीन पर दिखाई देता है। जी जी जी, सब दिखता है। अच्छा। हम इंजेक्ट करते हैं, लाइव हम देखते हैं, और फिर एक्सक्रीशन कैसा, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो हम फंक्शन, ब्लड फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन सब बता सकते हैं। तो माने जो ट्रेडिशनल थी वो एनाटॉमी बताती थी, ये फिजियोलॉजी बताते हैं बेसिकली। और पेट के इजाज़ से क्या हुआ, पॉजिटिव न्यूट्रॉन टोमोग्राफी मशीन आने से क्या हुआ, हम मॉलिक्यूलर इमेजिंग कर रहे हैं, मॉलिक्यूल स्तर तक। जी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिट्रॉन, तो उसमें फ्लोरीन 18, नाइट्रोजन, कार्बन 11, ऑक्सीजन 15 ये यूज करते हैं हम। वो हम इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इमेज करते हैं, तो उसमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाती है, जिसमें कि मॉलिक्यूलर लेवल पे इमेज करते हैं, दैट्स द हाईएस्ट लेवल। पहले पेट स्कैनर था, अब पेट विद CT फ्यूजन कैमरा आ गया। अब टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, पेट MRI आ गया। तो उसमें क्या है कि आपने इंजेक्ट करके होल बॉडी स्कैन कर दिया। जैसे एग्जांपल देते हैं, मैक्सिमम यूज होता है फ्लोरीन 18 लेबल्ड विद फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, तो आपकी ग्लूकोज में ग्लूट रिसेप्टर में जाके टैग हो जाएगा। तो जहां जहां ग्लूकोज फ्लो है, तो जाके टैग होके आप इमेज करिए होल बॉडी। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे हम पहुंच गए। तो इट्स अ हाईएस्ट एवोल्यूशन इन इमेजिंग, ये मैं बोलूँगा। जी डॉक्टर साहब, ये क्या सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स के लिए सेफ है? जी, बस जी, बच्चों के लिए बस प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि रेडिएशन है। और लैक्टेटिंग फीमेल्स जो कि उसमें बच्चों, तो उनको बता देते हैं कि आप हाफ लाइफ, जैसे हम टेक्नीशियम यूज करते हैं 6 घंटे हाफ लाइफ है, तो बता देते हैं इतनी देर आप इतना, हम उसको इतनी बोल देते हैं 2 दिन के लिए आप दूध ना पिलाएं बच्चे को। लेकिन हम अवॉइड ही करते हैं प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन को, अनलेस कि इट इज रियली इंडिकेटेड। जी, बाकी सबके लिए सेफ है। जी जी। डॉक्टर साहब, ट्रेसर की बात आती है, ट्रेसर एक शब्द है जो न्यूक्लियर मेडिसिन में अक्सर यूज होता है, ये क्या होता है? रेडियो ट्रेसर एक्चुअली बेसिकली वी आर यूजिंग डिफरेंट एजेंट्स। जैसे कि प्राइमरली गामा कैमरा के लिए तो हम टेक्नीशियम एजेंट ही यूज कर रहे हैं। जैसे आपको पता है विभिन्न किट आती है, किट से हमने जोड़ा उसे, तो उसके बाद वो एक्चुअली ट्रेस करता हुआ जाता है रेडियो ट्रेसर। अच्छा। आपका हमने IV इंजेक्शन दिया हाथ में, उसके बाद ब्लड फ्लो, जैसे हार्ट की इमेज है, तो हमको ब्लड फ्लो देखना है हार्ट का, और फ्यूजन इमेजिंग कहते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। तो रिवर्सिबल इस्कीमिया, इरिवर्सिबल इस्कीमिया ये देखते हैं। एंजियोग्राफी आपको बताएगी कि भाई ब्लॉक है। ठीक। हम आपको 99 टेक्नीशियन लेवल सिस्टम EB से या टेट्राफॉस्फेन से या थेलियम से ये बताते हैं कि रिवर्सिबल इस्कीमिया, इरिवर्सिबल इस्कीमिया। जैसे आपका कोई हार्ट का या लेफ्ट वेंट्रिकल का ये बता रहा है कि यहाँ पे हमने रेस्ट इमेज ली और स्ट्रेस इमेज ली, तो रेस्ट में ब्लड फ्लो, जैसे आपने पहले आपको ट्रेडमिल पे चलवा के हमने पीक में इंजेक्ट किया, या फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेसर से जो ट्रेडमिल नहीं चल सकता, उसमें एड्रेनालिन डोपामिन देते हैं। तो उसमें आपको इंजेक्ट किया, फिर हमने इमेज करी, उसके बाद रेस्ट इमेज किया। सपोज स्ट्रेस में ब्लड फ्लो किसी एरिया में नहीं है, लेटरल वॉल में, सेप्टम में या इंटरनल नहीं है, लेकिन वो रेस्ट में भर गई, तो रिवर्सिबल इस्कीमिया है। मतलब वायबल टिश्यू है कि इसमें अगर आप सर्जरी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन आप रेस्ट स्ट्रेस दोनों में उस एरिया में ब्लड फ्लो है ही नहीं, तो इट इज बेटर यू गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो दिस इज व्हाट वी टेल, ये फायदा है इसका। डॉक्टर साहब, जो इसके जांचें हैं, जी, क्योंकि ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, डायग्नोसिस में भी न्यूक्लियर मेडिसिन का काम हो रहा है, तो ये जो ट्रेडिशनल है उससे कॉस्ट, अगर कॉस्ट देखिए, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन SGPGI में है, लखनऊ में KGMC में है, रामरा लोहिया इंस्टीट्यूट में है। अच्छा। 3 जगह गवर्नमेंट में हमारे हैं, तो हमारा डेफिनेटली सब्सिडाइज रेट्स हैं सारी। एंड दूसरी चीज क्या है कि वैसे ये टेक्नोलॉजी अगर बाहर है, मान लीजिए सरकारी नहीं है, तो बाकी प्राइवेट में भी है। प्राइवेट में बहुत सेंटर्स अब आ रहे हैं धीरे धीरे, लखनऊ में 9-10 सेंटर्स आ गए। तो ये अफोर्डेबल है। प्राइवेट में थोड़ा महंगा होता है, सरकारी में सस्ता होता है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे मैं आपको बता रहे हैं 2 पहलू हैं इसके, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक। डायग्नोस्टिक बताया दिया आपको, पेट CT, पेट MRI, गामा कैमरा। फिर थेरेपी में हमारे पास वार्ड्स हैं। अच्छा। आयोडीन 131 देख के हम थायराइड कैंसर ट्रीट करते हैं। हमारा पूरी रेडिएशन मॉनिटरिंग होती है, पूरा रेडिएशन की जो नॉर्म से पूरी फॉलो होती है। अलग सेप्टिक टैंक होता है, फिर उनको समझाया जाता है क्या करना है क्या। फिर हम डिस्चार्ज के लिए हमारा जो 5 मिली रोंजन पर आवर 1 मीटर डिस्टेंस पे हो तभी हम डिस्चार्ज करते हैं। फिर डिलेड सेप्टिक टैंक है, वो गीगर काउंटर जी। उसके अलावा हम
कैस्ट्रेशन रेसिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं वार्ड में, ल्यूटेशियम 177 से लेबल करके। फिर हम न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की कर सकते हैं, और ये थेरेपी में आ गया। ओपीडी बेसिस पे हम 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो जैसे कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर प्रोस्टेट, कैंसर लंग है, जिसमें कि मेटास्टेसिस बोन में फैल गया, उसको पेन है, तो उसमें मॉर्फिन डिराइव्ड पेन किलर खा रहा है, वो खा रहा, फायदा नहीं हो रहा, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हम बीटा एमिटास देते हैं, फॉस्फेथाइड 2, समारियम 153, स्ट्रोंशियम 89, तो हम उसको इंजेक्ट करते तो जाके जो पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। अच्छा। तो उसमें ये फायदा होता है कि जब तक वो जी रहा है कम से कम उसकी लाइफ थोड़ी पेनलेस रहे, और मेडिसिन जी और उसकी जो 10-20 दवाई खा रहा है वो मॉर्फिन डिराइव्ड, नॉन मॉर्फिन, वो कम हो जाती है। फिर आपकी ओपीडी बेसिस पे हम घेगा रोग, थायराइड नोड्यूल, इनमें हम ओपीडी बेसिस आयोडीन 131 पिला के घर भेज सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, भविष्य क्या आपको लगता है? भविष्य मेडिसिन तो एक तरह से बडिंग फील्ड जी है, जी अभी जी रिसेंट जी एक एडवांस है, तो क्या आपको लगता है न्यूक्लियर मेडिसिन का स्कोप या इसका होराइजन कितना है? एक्चुअली अब वो अल्फा इमिटिंग थेरेपीज आ गई हैं, उसमें क्या है, कुछ एजेंट जैसे रेडियम हम यूज करते हैं, और उसमें आप कैंसर की जो उसको आप आयोनाइज करके उड़ा दे रहे हैं। अच्छा। तो अल्फा थेरेपी स्टार्ट हो गई है। इंडिया में बहुत प्रचलित है क्योंकि बहुत महंगा, धीरे धीरे सस्ता होगा, हम भी यूज करेंगे। और दूसरा उसके अलावा पेट एमआरआई आ गया है, तो कि पेट एमआरआई का फ्यूजन का क्या है कि बिल्कुल आप हाई लेवल ऑफ फंक्शनल इमेजिंग, हाई लेवल ऑफ एनाटॉमिक इमेजिंग, वो बेसिकली कुछ सेंटर्स में जहाँ रिसर्च ज़्यादा है। अच्छा। तो इवोल्यूशन बहुत अच्छा, अब एजेंट्स इतने बढ़िया आ गए हैं, थेरेप्यूटिक न्यूक्लियर मेडिसिन बहुत इवॉल्व कर रहा है, और धीरे धीरे और भी कई कैंसर जिसमें हम धीरे धीरे हम इसमें निजात दिला पाएंगे। क्या आपका संस्थान एआई को लेकर भी कुछ उसका है? अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली हमारा प्लान है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम करेंगे। जी। तो अभी आप डॉक्टर अमिताभ आर्या साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने न्यूक्लियर मेडिसिन, इसके उपयोग और जो थेरेपेटिक यूजेस हैं, इसके डायग्नोस्टिक यूजेस हैं, इस पर बहुत ही सामान्य भाषा में आप सभी को समझाया। डॉक्टर साहब, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर आपसे किसी मेडिकल के विषय पे बात होगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।